मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को नमस्कार, मैं हिमांशु व्यास आज फिर से एक बार आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चंस पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट वालों के लिए दोस्तों लेवल फर्स्ट वालों के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन लेकर आपके सामने मौजूद हूँ। तो देखिए, आप अपना खुद का परख कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन का हम लोगों ने कलेक्शन किया है और आगे भी हम लोग इसे करते रहेंगे। बस यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और जितने भी अपने कॉन्टैक्ट है वहाँ तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप जरूर नीचे उत्तर दीजिए, जो भी आपको जो सही लगता है वो आप उसका उत्तर दीजिए कि सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कौन सी है। वंश, परिवार, गोत्र या उक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा परिवार। ध्यान रखिए, परिवार क्या एक समाज के अंदर रहने वाले हम एक छोटी सी इकाई है और छोटी सी इकाई के साथ साथ हम लोग क्या केंद्रीय इकाई है। हर व्यक्ति का एक अपना परिवार होता है और परिवार मिलके ही समाज बनाता है, आपको पता ही है। तो सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है, जो सेंटर पार्ट है, वो क्या होगा दोस्तों? परिवार होगा। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई, ये भी जस्ट पढ़ के आए, बिल्कुल परिवार। द राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? फिर से परिवार, क्योंकि समाज के अंदर जो परिवार है वो सबसे छोटी इकाई और मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद परिवार मिलकर समाज बनाता है, एक बस्ती बनाती है और फिर धीरे धीरे एक समूह बनता जाता है। तो याद रखिएगा कि मानव समूह की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी? परिवार। आई होप कि आप नीचे कमेंट कर रहे होंगे और आपके उत्तर सारे राइट जा रहे होंगे। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट। बढ़ जाते हैं आगे। दोस्तों इससे पहले साइकोलॉजी का हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप यदि नए जुड़े हो तो आप पिछले 3 वीडियो, एक साइकोलॉजी के, एक हिंदी का और इंग्लिश का, आप ज़रूर देखिए। और ये जो जितने भी 3 जो वीडियो बना चुके हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को खोलिए और उसको पढ़ लीजिए, कर लीजिए और आगे भेज दीजिए। और आप चाहो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर भी जितनी भी हमारी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित चीज़ें डाल रखी है और स्पेशल रीट और लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित वो आपको प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएगा। आप सेव कर लीजिए और अधिकांश अपने दोस्तों को आप भेज दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति के जनक कौन थे? दोस्तों बहुत प्यारा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नॉर्मन बोरलॉग, वरुण बिजुका, इनमें से कोई नहीं। देखो बाकी सब फर्जी लग रहे हैं, कभी आपने सुने नहीं होंगे, सब फर्जी है। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। एक ही व्यक्ति का नाम याद कर लीजिए, हरित क्रांति, नॉर्मन बोरलॉग। अब आपको पता होगा हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित था, है ना, गेहूं वगैरह, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान के किन जिलों में वालरा कृषि होती है? दोस्तों आज ही आप अपने नोट्स खोल के वालरा कृषि को अच्छे से पढ़ लीजिए। वालरा कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अधिकता कौन से जिलों के अंदर मिलती है राजस्थान के? तो सिरोही, जालौर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। देखिए दोस्तों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। मैं आपको एक होमवर्क देना चाह रहा हूँ, इससे आपके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। आप राजस्थान का नक्शा निकालिए, ठीक है, राजस्थान का नक्शा निकालिए और राजस्थान के नक्शे में कौन से ज़िले कहाँ कहाँ आते हैं उसको आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि कौन सा जिला किस जगह पर एग्जैक्ट इसका लोकेशन है। ये आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखिए। राजस्थान मैप के साथ आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आपको याद होगा। तो वालरा कृषि की अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ है मैं आपको बता दूँ? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, ऑप्शन चौथा राइट है। और मैं आपको बता दूँ इसका जो लोकेशन है, ठीक है, आपको पता होगा वैसे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो लोकेशन है साउथ के अंदर है। राजस्थान के नक्शे में साउथ में आप यहाँ देख पाओगे, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है, इस एरिया के अंदर। तो याद रख लीजिए वालरा कृषि यहाँ पर सर्वाधिक वालरा कृषि की अधिकता आपको मिलेगी।
चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन, आई होप कि आप राइट कर रहे होंगे। सबको ऑल द बेस्ट है और आप इन्हें सीखें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। राज्य आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों पॉलिटी का क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही है। तो इसका राइट उत्तर जाएगा 5 वर्ष। आप वीडियो को पॉज करके नीचे उत्तर दीजिए, आराम से दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सोचिए, 1 मिनट का समय लगभग आप लीजिए, क्योंकि अगर हम देखें तो उसके हिसाब से लगभग आपको 1 सवा 1 मिनट मिलेगा। तो उसके आधार पे आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना एग्रीकल्चर से संबंधित है जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति, दोस्तों बहुत अच्छी मानी जाती है, फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। मतलब ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना है जहां पर आप केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करेंगे, बाकी कोई भी और अलग पद्धति से आप नहीं करेंगे? तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर, नर्मदा नहर, यमुना जल सिंचाई या सिद्धमुख नहर परियोजना? जल्दी से उत्तर दीजिए। राइट आंसर रहेगा नर्मदा नहर परियोजना। यहाँ पर केवल फव्वारा विधि से ही आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ते हैं अपन। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, दोस्तों ये लोकल बॉडीज होती है हमारे गाँवों के अंदर। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा 24 अप्रैल। आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके उत्तर दे रहे होंगे। उत्तर जरूर दीजिए, आपका भले आपके गलत हो सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर जरूर आप दीजिए। आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको देखा है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी। अच्छा, आप नीचे लिखिए, लोक संत या लोक देवता है? नीचे आप सभी लोग कमेंट करें कि ये लोक संत है या लोक देवता है। तेजाजी क्या है, लोक देवता है या लोक संत है? आपको पता होगा पंचपीर, पंचपीर आप सबको पता होगा। पाबू हड़बू रामदेव गुगा जी मेहा, 5 पीर पधारो जो गुगा जी जेहा। तो तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? पर्वतसर नागौर। बिल्कुल, पर्वतसर नागौर इज द राइट आंसर आपके। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने से पहले आज के लिए मोटिवेशन है दोस्तों, ये काम आप जरूर कीजिए। ये देखो, एक व्यक्ति, देखो ये आपके हाथ में एक किताब दिख रही है, इसके ये काम करना है हमको। क्या करना है? हर रोज उठकर एक टारगेट फिक्स करो। आप अपने जीवन का एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को पूरा करने में लगा दो, कंप्लीट करने में लगा दो। यानी कि आपने एक सुबह उठे, आपने सोचा कि आज के दिन में मेरे को ये खत्म करना है, अब उसके पीछे पूरा दिन लगा दीजिए। आप पूरा दिन का मतलब दूसरे काम भी करो, लेकिन उसके पीछे पड़ जाइए और आप देखना उस टारगेट को आप इजीली अचीव कर पाएंगे। और इसके बाद आप खुद देखेंगे कि एक दिन आपकी लाइफ भी बहुत कैसी हो जाएगी दोस्तों, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके लिए दोस्तों प्यारा सा एक मोटिवेशन है। हमारे वीडियो में हम आपको ज़रूर एक मोटिवेट करने के लिए ऐसी चीज़ें डालते हैं, तो आई होप कि आप मोटिवेट होते रहेंगे। आइए 9वां क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बड़ी ठणी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है? निहाल चंद, पुष्पदंत, अमरचंद या डालू? जल्दी से वीडियो को पॉज करके नीचे उत्तर लिखिए। द राइट आंसर इज निहाल चंद। और आपके लिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। बड़ी ठणी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। कौन से एरिया की बड़ी ठणी चित्रकला प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की। और आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि जो बड़ी ठणी है, इसके नाक का आभूषण, इसके नाक के आभूषण को क्या बोलते हैं दोस्तों? वेसरी। याद रख लीजिएगा, नाक के आभूषण का नाम क्या है? वेसरी। ठीक है, जो चित्र बना हुआ उसके नाक के अंदर आभूषण पहना हुआ, उस आभूषण का नाम क्या रखा गया है? वेसरी। और ये किशनगढ़ की, और इस चित्रकार कौन है? निहाल चंद। अच्छे से याद कर लीजिए, 3 क्वेश्चन बहुत ही काम के। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने। चलिए 10वां क्वेश्चन, दिवेर का युद्ध। दोस्तों महाराणा प्रताप से 100% 1 से 2 सवाल मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 1, और हाईएस्ट से हाईएस्ट अगर देना चाहे तो 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो दिवेर का युद्ध आप याद रख लीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? अक्टूबर 1582। अक्टूबर 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ है। हल्दी घाटी का युद्ध भी आपको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। लेकिन इनकी डेट के अंदर थोड़ा विवाद है, क्योंकि प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि ये 21 जून को हुआ है। तो जनरली आजकल ये क्वेश्चन पैटर्न हटा दिया गया है। अब दिवेर के युद्ध में आएगा, जहाँ पर आप देखा होगा कि महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उन्होंने भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो याद रख लीजिएगा, अक्टूबर 1582। शेरशाह सूरी ने सड़क बनाई थी। कौन सी सड़क बनाई थी? आपको पता होगा, आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि शेरशाह सूरी ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने सड़क बनाई थी। उस सड़क का नाम ग्रांड ट्रंक रोड, अफगान रोड, सूरी रोड या NH हाईवे 1? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। द राइट आंसर इज ग्रांड ट्रंक रोड।
जीटी रोड बोलते हैं इसको दोस्तों, जीटी रोड याद कर लेना, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड। आइए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम ये फ्री टेस्ट सीरीज ला रहे हैं रीट लेवल 1 और 2 के लिए, कंटिन्यू हम लेके आ रहे हैं। और मैं हिमांशु व्यास और प्रियंक सर जो मेरे ब्रदर हैं, हम दोनों रीट सेलेक्टेड है 2018, उसी के आधार पे हम लोगों ने आपके लिए एक पैटर्न तैयार किया है ताकि आप बहुत इजीली अपने जो टारगेट को अचीव कर पाएँ। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये देखिए आप प्रियंक व्यास राधे नाम से सर्च कीजिए, जो अभी आप देख रहे हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे आप जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आएंगे आप तक जरूर आपको घंटी बजा के कह देगा कि भाई वीडियो आ गया। और ये हमने 1 अप्रैल से प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता के जनक दोस्तों, साइंस से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों को टफ लगती है, आइए हम आपके लिए ईजी कर देते हैं। तो आनुवांशिकता के जनक एक्चुअल में देखा जाए तो 9-10 लेवल का क्वेश्चन है। आनुवांशिकता के जनक कौन है दोस्तों? मेंडल। आपको पता होगा मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता? पाइसम सटाइवम। ये भी याद रख लीजिए आप, पाइसम सटाइवम। और 7 जोड़ी गुणों पर इन्होंने अध्ययन किया था, 7 जोड़ी विपर्यासी गुणों पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो आनुवांशिकता के जनक कौन हो गए? मेंडल। मेंढक मत समझ जाना, मेंढक मत समझ जाना, मेंडल, ठीक है, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से करो या मरो, डू और डाई। डू और डाई, ये आप ये मत समझ जाना कि महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, ठीक है, ये उन्होंने भी कहा था। यहाँ पे हमारे साइंस के अंदर करो या मरो हार्मोन आता है, ठीक है। इस हार्मोन किसको कहते हैं, किस हार्मोन को कहते हैं करो या मरो? तो दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन, याद रख लीजिएगा, एड्रीनलिन, अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं करो या मरो। साइंस का क्वेश्चन है। आइए एक और, एक चेचक के टीके की खोज किसने की? टीके की खोज तो याद रखना जेनर, जेनर याद रख लीजिए, जेनर। और अभी हाल ही में आप देख पा रहे होंगे किसका टीका लग रहा है, सभी बताएंगे। कोविड-19, क्या? कोरोना वायरस। अब इसके बारे में भी आप याद रख लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है वो किसकी है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका कंपनी की है, जिससे हमारे भारत ने करार किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने भारत के अंदर इसको बनाया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। और 2 प्रकार की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो यहाँ पर जो भी आ रही है वो कोविशील्ड वैक्सीन है, क्लियर। चलिए, तो चेचक के टीके की खोज किसने की दोस्तों? जेनर। आइए, विश्व वन्य जीव निधि WWF, ये वो फाइटिंग वाला WWF नहीं है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, जंगली पशुओं के लिए है, उनकी सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर सारा होता है। तो इसका जो प्रतीक है, WWF का प्रतीक क्या है? जायंट पांडा, टाइगर, एलिफेंट या उक्त में से कोई नहीं। ये आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, द राइट आंसर रहेगा जायंट पांडा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके नीचे उत्तर दे रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हर बार कहा है मैंने, हमेशा प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए और जिस प्रश्न में नहीं लिखा हुआ तो आप उसको हमेशा ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई नहीं है वो ढूंढना है, नहीं है वो ढूंढना है, क्लियर। आइए चेक करते हैं कौन सा नहीं है। देखिए गिर गुजरात आपको पता ही है, वहाँ पर एशियाई शेर ज़्यादा मिलते, तो ये तो है ही, ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। हमको क्या ढूंढना है? जो सही सुमेलित नहीं है। केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर साइबेरियन सारस मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। काजीरंगा, एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा। दाचीगम में हाथी नहीं मिलता है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाचीगम के अंदर हाथी नहीं मिलता है, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर रहेगा दाचीगाम हाथी। आइए 17 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। निम्न में रबी की फसल, देखिए रबी में आप छोटी छोटी फसलें तो आप जानते ही हो, गेहूँ वगैरह, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही ऑप्शन दे दिया आप, देखिए तिल, कपास, मसूर, गन्ना। तो रबी की फसल है दोस्तों, इसके अंदर रहेगा मसूर, याद रखना, मसूर आपकी रबी की फसल है। अच्छा, आपको एक काम और करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ आप करते रहें। रबी, खरीफ और जायद फसल ये कब कब होती है, कब इसको काटते हैं, ठीक, क्या इसका समय रहता है और कौन कौन सी फसलें आती है, ये आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, आज ही कर लेना। रबी, खरीफ और जायद 3 पार्ट कीजिए, कौन कौन से के अंदर ये इसको अपन बोते हैं, जैसे जून जुलाई है, अगस्त सितंबर अक्टूबर है, सर्दी गर्मी बरसात कब, कौन सी क्या, ये चीज़ें। जैसे गर्मी के अंदर आपके जायद फसल सारे ककड़ी वगैरह ये सब आपके उधर रहते हैं, तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो रबी की फसल का राइट आंसर रहेगा मसूर। आइए 18वां क्वेश्चन, बायोडीजल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस चल रहा है। बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है? जेट्रोफा से, विलायती बबुल से, होबा से या उक्त सभी से?
देखो बबूल के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो ये बात तो सही है कि 2 हट गया तो चौथा भी हट ही जाएगा, वो तो सभी हो ही नहीं सकता है। याद रखना जेट्रोफा, जेट्रोफा का नाम आपको सबको याद होना चाहिए, बायोडीजल के लिए फेमस, जेट्रोफा कर्कस करके कहते हैं, जहाँ से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। थूर, याद करो थूर, शायद सामान्य भाषा में इसको थूर थूर बोलते हैं, जो उग जाता है ना थूर, गांवों के अंदर आप अक्सर देख पाते होंगे, वो जेट्रोफा। हरित गृह गैसों में शामिल गैस है, ये भी याद कर लीजिए, ग्रीन हाउस गैस, GHG, सब छोटे टॉपिक है, बहुत काम के टॉपिक है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देखो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके AC वगैरह फ्रिज से निकलता होता ही है, मेथेन बिल्कुल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल है। तो राइट आंसर पहला ही निकल जाएगा, बाकी कोई भी आपका सही उत्तर नहीं है दोस्तों। देखिए इसमें अमोनिया कोई होता ही नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है, यहाँ भी अमोनिया डाल दिया, यहाँ भी अमोनिया डाल दिया, अमोनिया आपके हरित गृह गैस नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हाँ CO2, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना CO2 गैस, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर मेथेन और फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड डाइऑक्साइड। 20वां सवाल शिक्षण विधि से अपन ले लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, या फिर बालक श्रोता अध्यापक वक्ता होते हैं। ये बालक तो सुनता है और अध्यापक बोलते हैं, क्या ऐसा होता है? तो याद रखिए ह्यूरिस्टिक विधि के अंदर राइट उत्तर रहेगा पहला, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, खोज, क्योंकि आपको पता होगा ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खोज करना। देखो आप लॉजिक बिठाइए, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, खोज करना, और खोज को हम क्या कहते हैं, अनुसंधान करना। तो बालक को किस में रखा जाएगा, अनुसंधान करने में। उसको कह देंगे कि भाई तू इसमें रिसर्च कर और बता। तो याद रखना कि ये शिक्षण की बहुत प्यारी विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि, जिसके अंदर अनुसंधानकर्ता की स्थिति में बालक को रखा जाता है, खोज विधि से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य, श्रव्य का मतलब देखना और दृश्य का मतलब सुनना, ये सामग्री नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, फिर से देखिए नहीं ये पूछा है। छाया चित्र, अब आप खुद देखिए, छाया चित्र जैसे कोई चित्र है, क्या वो बोलता है? चलो उसको देख तो सकते हैं, लेकिन क्या वो उसको हम सुनते हैं? दूरदर्शन, आपके घर में टीवी है, टीवी में सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो ये तो है, चलचित्र भी है, ड्रामा भी, ड्रामा कोई नाटक वगैरह करता है तो उसमें आप क्या देखते भी हो और सुनते भी हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छाया चित्र दोस्तों। ये श्रव्य दृश्य सामग्री में नहीं होता है। एक होमवर्क और दे रहा हूँ, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य सामग्री, ये तीनों के बीच में भी आपको अंतर कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने की कला क्या कहलाती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में। एक कपड़ा आप मार्केट से लेके आ गए तो आपने देखा होगा कि उसको सिलाने के लिए आप रखते हो ना, तभी तो आप उसको पहन पाओगे। कि भाई ऐसे लेके आ गए, 1 मीटर कपड़ा पहन लिया, ओढ़ लिया, खत्म, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई। तो याद रखिएगा, कपड़ों को पहनने योग्य वस्त्रों में परिवर्तित करने के लिए क्या है, सिलाई करना। सिलाई करोगे, वो आपके नाप लेगा, उसके बाद आपको बना के देगा, तभी तो पहनोगे भाई, डायरेक्ट थोड़ी पहन लोगे। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। कपड़ों को नापने हेतु जिस फीते का यूज़ करते हैं, जिसको हम काम में लेते हैं, वो क्या कहलाता है? रेगुलर टेप, मिक्स टेप, इंच टेप, मीटर टेप। याद करिए, आप अक्सर जाते हो, कभी गौर आपने किया कि नहीं किया, आपको पता होगा इंच टेप कहते हैं। क्या कहते हैं? इंच टेप। आइए 24वां क्वेश्चन, बहुत काम का, रेड डाटा बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य ढूंढना है। यह लाल वर्णधारी पादपों प्राणियों की सूची बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बच्चे यही कन्फ्यूज हो जाते हैं, रेड डाटा समझते हैं तो क्या लाल चीज़ से संबंधित समझते हैं, तो ये बिल्कुल पहला नहीं है। ये उन जातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है उसके बारे में नहीं है। रेड डाटा बुक विलुप्त हो चुकी है उन प्राणियों के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। यह उन पादपों प्राणियों की सूची जो लाल सागर में विद्यमान है। अब देखो कन्फ्यूज करने के लिए आपको लाल शब्द दे दिया क्योंकि आगे लिखा हुआ रेड, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? चौथा पढ़िए, यह उन जीव और वनस्पति प्रजातियों के संबंध में आंकड़े हैं प्रस्तुत करती जो विलोपन से संकटापन्न है। यानी कि देखो रेड का मतलब क्या होता है, आप समझना, खतरे का निशान है, रेड को खतरे से समझना आप। तो ऐसे जातियाँ या स्पीसीज जो चाहे जंतु की हो चाहे वनस्पति की, जो खतरे में है, यानी जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो विलुप्त हो सकती है। समझ पा रहे हो? उनका सारा वर्णन इस बुक के अंदर आपको मिलेगा और विलुप्त होने पे कगार पर हो, और ये IUCN जारी करता है इसको। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25वां,
प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपको पता ही है, हाइगेंस इज द राइट आंसर रहेगा, हाइगेंस याद कर लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतें नीचे से ऊपर क्रम में जमाना है आपको, नीचे से ऊपर, ठीक है, सबसे नीचे फिर ऐसे ऊपर बढ़ना है। तो ये पृथ्वी है, इससे नीचे से ऐसे ऊपर बढ़ना है आपको। तो आपको पता ही है, यदि आपने बचपन की कक्षाओं में अच्छे से ध्यान दिया है तो आपको पता होगा कि सौर मंडल, फिर समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहर क्या होता है? बहिमंडल। तो ऑप्शन चौथा दोस्तों बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहर की तरफ क्या रहता है? बहिमंडल। क्लियर? बहुत अच्छे। 27वां क्वेश्चन, फ्रोबेल ने प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि पर अधिक बल दिया है? अब आपको फ्रोबेल का नाम आते ही याद होना चाहिए, फ्रोबेल का सीधा संबंध किससे है? उत्तर दीजिए, खेल विधि से दोस्तों। किस विधि से? खेल विधि से। जबकि याद करो, खोज विधि से किसका संबंध है? ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि कहेंगे। जबकि फ्रोबेल ने जो दिया वो क्या है? खेल विधि। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चौथा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, खेल विधि। फ्रोबेल मतलब खेल विधि। आइए 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं अपितु इनसे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा से एक दो क्वेश्चन फिक्स आते हैं, याद करिएगा। इसका राइट उत्तर रहेगा दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान। क्या रहेगा? शैक्षिक अनुसंधान। महत्वपूर्ण सामग्री की जब भी बात करें तो समझ जाना ये शैक्षिक अनुसंधान, रिसर्च की बात कर रहा है, एजुकेशन रिसर्च की बात कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा। तो राइट आंसर रहेगा 2, दूसरा। 28 का आगे की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों एवं शिक्षक के मध्य पाठ्य विषय वस्तु के संबंध में होने वाले पारस्परिक वाद विवाद और विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। विद्यार्थी और शिक्षक है, उनके बीच में जो भी पाठ पढ़ना है, जो उसकी विषय वस्तु, उसके बारे में यदि हम कोई वाद विवाद करेंगे, कोई विचार, उसके बच्चे के विचार हम तक आएंगे, हमारे विचार उस तक आएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? हम चर्चा कहेंगे। सिंपल क्वेश्चन। मूल्यांकन तो कह ही नहीं सकते, अस्वीकार्य विवाद भी बोल नहीं सकते, वैमनस्य है थोड़ी, ये कोई वेर थोड़ी है, ये चर्चा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापक को कक्षा में अधिगम, अधिगम का मतलब लर्निंग, अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय, टीचिंग एड, ठीक है, अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वो क्या है? बताइएगा क्या है वो? सुंदर सामग्री और रोचक सामग्री हो, सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो, सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखा जाए, या सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखा जाए। आप कोई टीचिंग एड लेके जा रहे हो, बढ़िया सजा धजा के लेके जा रहे हो, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सामग्री को थोड़े समय के लिए दिखाया हो, ये भी कोई उचित बात नहीं है। सामग्री चित्र विस्तारक यंत्र की सहायता से दिखाए, तो फिर मतलब क्या निकला टीचिंग एड का? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। आप जो भी चीज़ ले जा रहे हो, जो बताना चाह रहे हो, आपका जो मेन मुद्दा है, जो मौलिक वस्तु है, उसको आप उससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती होनी चाहिए, तो ही बच्चा इजीली उसको अधिगम कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सुपर 30 क्वेश्चन थे, और रीट की लेवल 1 और लेवल 2 की फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रोज़ हाजिर है। 30 क्वेश्चन हमारे चैनल पे आपको मिल रहा है। बस आपको एक काम करना है दोस्तों, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं आप शेयर जरूर कर दीजिए, और मुश्किल से 1 मिनट लगता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए और उस पर शेयर कर दीजिए ग्रुप में। तो जो बेचारा बच्चा जिसको पढ़ने में तकलीफ हो रही हो, तो कम से कम वो इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएगा, और उसने कितना पढ़ा है उसका भी टेस्ट हो जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल पे 1 अप्रैल से हम लगातार प्रतिदिन शाम को 6 बजे आपको दे रहे हैं विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आप खुद देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन के साथ साथ हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बता देते हैं। बाकी आप समझदार हैं कि हमें क्या करना है। आपको खुद को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, इससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि हाँ भाई केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने और प्रियंक सर ने आपको हर बार बताया है, प्रियंक व्यास सर आपको मोटिवेट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार से हमको एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो दोस्तों आज के पर्यावरण अध्ययन के ये सुपर 30 क्वेश्चन थे। चलिए अब नेक्स्ट सीरीज के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सुपर 30 क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।